नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारे साथ में है मेहमान डॉक्टर गीता मल्होत्रा। नमस्कार जी, वेलकम। नमस्कार। गीता जी, रीड इंडिया का मतलब हमें बताइए। आपने 14 स्टेट्स में 65 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज बनाई हैं। कैसे ये काम शुरू किया? सबसे पहले तो रीड इंडिया क्या है? रीड इंडिया एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्रोनिम है रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। पूरा नाम है रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंडिया। ये जर्नी हमारी 2008 में शुरू हुई। रीड ग्लोबल एक संस्था है यूएस में। उनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अवार्ड दिया क्योंकि वो नेपाल में काम करते थे 1991 से to establish community library and resource centers. So in 2007 they said expand in India and Bhutan. So that's how the journey started in India, and I joined the organization in 2008. And the first library जो हमने बनाई वो हमने उलोन विलेज में वेस्ट बंगाल में बनाई थी। तो क्या क्या चुनौतियाँ आई? चुनौतियों को तो मैं बाद में आपको बताऊंगी, पर जो मुझे खुशी हुई ये काम करके जी, वो बहुत ही दिल को छूने वाली खुशी है। क्योंकि समुदाय के लिए काम करना, समुदाय के साथ मिलके काम करना, उनके लिए कम्युनिटी लाइब्रेरीज बनाना एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी थी 2008 से। चुनौतियाँ ये थी कि लोगों को समझाना कि लाइब्रेरी का असल में माने क्या है, किताबें क्यों ज़रूरी हैं हमारे ज़िंदगी में, और किताबें पढ़ने से हमें किस तरह का ज्ञान मिलता है। तो वो समझाना सबसे बड़ा चैलेंज था। वो जर्नी इतनी आई शुड से दैट अपॉर्चुनिटीज़ भी थे, और कैसे हमने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करा। जब हम लोगों से गांव-गांव में जाके बात करते थे कि क्या हम आपके गांव में लाइब्रेरी बना सकते हैं, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता था? जो लोग तो किताबों का महत्व समझते थे और जो हमारे मॉडल को समझ गए कि हम आपके लिए किताबें लाएंगे, आप हमें जगह दीजिए, तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिया कि आप हमारे घर में लाइब्रेरी बना दीजिए। शुरू कहाँ से हुआ, लोगों ने अपने प्लॉट्स भी दे दिए कि आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए लाइब्रेरी। और जब हमने 2008 में शुरू करा तो हमने 10 लाइब्रेरीज लोगों की ज़मीनों पे कंस्ट्रक्ट भी करे, और वहाँ पे अभी तक हमारे लाइब्रेरीज चल रहा है। उसके बाद दौर आया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का 2014 में। तो हमें कॉरपोरेट्स ने हमारे मॉडल को बहुत अच्छे से समझा और हमें सपोर्ट किया। अभी 10 ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो मॉडल को समझते हैं, और हमें 5 साल से ज़्यादा हो गया उनके साथ काम करते हुए, और वो जनहित को समझते हैं कि कैसे किताबें हमने लोगों तक पहुंचानी है। तो इसमें एक आजकल जो आप देख रही हैं कि एक माइंड सेट बना हुआ है, पुराना वो नहीं है कि हम लोग लाइब्रेरीज में ही जाते थे, पढ़ने को लोग कहते थे, लेकिन आजकल एक माइंड सेट बना हुआ है, इस तरफ दिलचस्पी कम है। उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई आपको वो माइंड सेट बदलने में? जी अंजलि जी, जैसे ही हम गांव में गए, हमने कुछ लोगों से बैठ के बैठक करी और हमने बोला कि लाइब्रेरीज आर द सेफेस्ट स्पेस फॉर योरसेल्फ और आपके बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो जब ये बात उनको समझ में आ गई कि हम सेफ स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं समुदाय के लिए, समुदाय की महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, और हम किताबें ला रहे हैं, हम कंप्यूटर्स ला रहे हैं, इससे ग्रोथ होगी, इससे उन्हीं का विकास होगा। तो जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो कहाँ कहाँ पर आपने अभी तक काम किया? अभी हम 14 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और 68 प्लस कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर्स हमने बनाए हैं। शुरू में तो लोगों ने अपने ज़मीनें दान दी, संस्था के नाम पे लिख दी, लाइब्रेरी के नाम पे लिख दी, और कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा कि ये मेरी जगह है, ये समुदाय की लाइब्रेरी है। और जब आप गांव में एंटर करें तो किसी से भी पूछ लीजिए, कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, कोई पते की ज़रूरत नहीं है, हमें लाइब्रेरी जाना है तो लोग साथ चलते हैं
इतने प्राउड से हमें लाइब्रेरी तक लेके जाते हैं। जी जी सो जी। दैट इज़ द कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। और जो आप कह रही हैं कि लाइब्रेरीज का मायने कुछ और था और हमारा मायने कुछ और है, हमने आजकल हाँ। सामुदायिक कम्युनिटी लाइब्रेरीज बनाई जो समुदाय की हैं, समुदाय की ही रहेंगी और समुदाय उनको चलाएगा। बिल्कुल हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये हमारी ओनरशिप है। ओनरशिप लाइज विद द कम्युनिटी। बिल्कुल। तो आपने न सिर्फ, हम यहाँ बात करेंगे कि अपनी कम्युनिटीज़ में, विलेजेस में लाइब्रेरीज़ पे नहीं काम किया, बल्कि वहाँ की कम्युनिटी की नीड्स जो हैं उस Yes. तक आप पहुँची। Yes. वो काम भी आपने हाँ। शुरू कर दिया। इसका बहुत आई शुड से कि बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम ह्यूमन माइंड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम किताबें उन तक लेके जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत ऐसे स्टालवर्ड्स भी थे और हैं अभी तक हमारे कि पार्टनर्स उनकी हैं वो, नीड्स, उनकी चीज़ें उनको समझना जिन्होंने बेसिक। इस मॉडल को समझा और उन्होंने हमारा साथ दिया कम्युनिटी के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। और उन्होंने, दे आर द स्पोक्स पर्सन्स फॉर अस हु चेंज द माइंडसेट ऑफ द कम्युनिटी अलोंग विद अस। तो उसका हमें बहुत एडवांटेज मिलता है जब भी हम कम्युनिटी में जाते हैं। और मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूँगी, जब जी, लोगों ज़रूर। ने लैंड दिए, अभी हरियाणा में लोगों ने अपनी हवेली दे दी हमें, वाह। जो 150 साल पुश्तैनी हवेली है। अब उस हवेली को हवेली के नाम से नहीं लोग जानते, उस हवेली को लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही एक लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि हमारे बच्चों को किताबों की बहुत ज़रूरत है, आप हमारे इलाके में आके लाइब्रेरी बनाएं। तो देयर इज़ नो डिमार्केशन, इट्स वेयर देयर इज़ अ वेलकम विद ओपन hands and open arms and open mind and open heart. Read India is there. डॉक्टर गीता, यहाँ पे मैं जानूँगी, क्योंकि आपने जो स्टडीज़ की हैं वो पॉपुलेशन पे की हैं, वुमेन के हेल्थ के ऊपर आपने काम किया है, फिर एकदम से ये बदलाव कैसे आया लाइब्रेरीज़ का? देखिए, जो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जी उसके चेयरपर्सन थे द लेट मिस्टर जे.आर.डी. टाटा जी। उनकी लाइफ से मैंने इतना कुछ सीखा कि कैसे हमें लोगों को प्यार करना है, रिस्पेक्ट देनी है, तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। और वो जो मेरी सीख थी वो मुझे गांव गांव लेके गई। मैंने गांव में हर एक को एक नज़र से देखा, एक नज़र से उनको रिस्पेक्ट करी, उनकी बातें सुनी और ऐसी ऐसी बातें सुनी जहाँ मुझे लगा कि लाइब्रेरी इज़ नॉट ओनली अ हाउस ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी इज़ अ हाउस ऑफ पीपल, फैमिली, जहाँ पे लोग आके बैठें, हम उनकी बात सुने, उनके चैलेंजेस सुने, उनकी एस्पिरेशंस को समझें और उनको वही फैसिलिटी दें उनके डोर स्टेप्स पे। तो जब हमने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करी तो जो एजुकेटेड वुमेन नहीं थी गांव में, उसने बोला ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं कैसे पर पढ़ सकती हम हूँ? चाहते थे कि वो भी आए और हमने उसके लिए वो शुरू करा जो वो चाहती थी। उसने बोला कि मुझे सिलाई सीखनी है, अच्छा हम आपके लिए सिलाई मशीन ले आएंगे। उसने बोला मुझे कंप्यूटर सीखना है, हमने कंप्यूटर वहाँ पे दे दिया। उसने बोला मेरी बहुत अच्छी एक कला है, मैं बहुत अच्छी आर्टिसन हूँ, मुझे बास्केट बनानी है, आप बास्केट बनाइए। मैं आर्टिसन हूँ जो मुझे बहुत पुश्तैनी एम्ब्रॉयडरी आती है, ट्राइबल कम्युनिटी में अगर हम जाएं तो वो हमने बोला अच्छा आप एम्ब्रॉयडरी करिए। तो वी बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द कॉर्पोरेट्स एंड द कम्युनिटी। तो हमने उनकी एस्पिरेशंस, उनकी नीड्स, उनके चैलेंजेस को समझा और फिर हमने कम्युनिटी लाइब्रेरी को एक बड़ा नाम दे दिया, कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर। एंड नाउ वी हैव कंबाइंड लाइब्रेरी विद skilling center, so where communities thrive, they have social power in their hands and they have economic power also in their hands. तो हमने औरतों से बातों बातों में ये भी कमिटमेंट ली कि हम आपको काम दे रहे हैं, हम आपको हुनर दे रहे हैं,
हमने आपको सोशल पावर के साथ साथ इकोनॉमिक पावर भी दी है, पर आप हमसे एक प्रॉमिस करेंगे कि आपके बच्चे कभी भी स्कूल में ड्रॉप आउट नहीं होंगे, वो आप हायर अपने बच्चों को एजुकेशन, पढ़ाएंगे। हाँ, आप हायर एजुकेशन करेंगे उनकी, वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, वो पुलिस में जाएंगे, वो हॉस्पिटल्स में नौकरी बिल्कुल। करेंगे। तो हमने जो उनको स्किल्स देनी थी, हमने पिछले 11 साल से उनको वो स्किल्स दी, और आज एक गांव की लड़की नर्स भी है, डॉक्टर भी है, कंप्यूटर्स भी जानती है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेती है। और वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनके तो बच्चे यहाँ आगे। पर मैं जानूंगी तो गीता इट्स ए जी। जनरेशन चेंज। या बिल्कुल सही कहा आपने गीता जी। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, सवाल आता है कि आजकल की डिजिटल युग में, दुनिया में आजकल लोग मोबाइल्स के साथ लगे रहते हैं, और लाइब्रेरीज थोड़ा कम ही, मतलब इस तरह का माहौल, इस तरह का कल्चर अब कम ही हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इसके लिए? जब हमने काम शुरू करा था तो इंटरनेट अभी लास्ट माइल तक नहीं नहीं पहुंचा था। था, पर आज इंटरनेट पहुंच गया है, हर के हाथ में एक मोबाइल है, जी। पर मोबाइल को यूज़ कैसे करना है ये हम एजुकेशन उनको देते हैं। मैंने वही किस कहा ना, हद माइंडसेट। तक, हाँ, किस हद तक उसको यूज़ करना है, कितना चैलेंज है और कितना सेफ है और कितना ज़रूरी है। आज भी मैं बताऊं, जब हम गांव में जाते हैं, लड़कियों और औरतों को मोबाइल नहीं दिया जाता, माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। और जब हम कोई मीटिंग भी करते हैं, जैसे कोविड आ गया था, हमें ऑनलाइन मीटिंग्स करनी थी, जी। तो हम उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते थे कि आप इस दौरान इतने घंटे के लिए मोबाइल या तो अपनी पत्नी को दे दीजिए या अपनी डॉटर को दे दीजिए, हमें उनको कुछ सिखाना है। तो इस तरह से हमें उनका विश्वास जीता और हम उनके साथ काम करने के लिए प्रेरित हुए। और आज जब मोबाइल सबके हाथ में है तो हम उनको एआई तक की बात बताते हैं कि एथिक्स क्या है एआई को यूज़ करने के लिए। टेक्नोलॉजी इज़ अ टूल, अगर हम उसको टूल की तरह यूज़ करें तो इसका अपनी एक जगह है, अपना एक महत्व है हमारी लाइफ में, अपनी लिमिटेशन से ही इस्तेमाल करिए। और हम किताबों को पीछे नहीं छोड़ सकते। किताबें थी, किताबें हैं, किताबें रहेंगी, और इसकी इम्पोर्टेंस हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी इकोनॉमिक लेवल वो नहीं है कि वो किंडल्स यूज़ कर सकें या वो मोबाइल पे किताब पढ़ सके। हम लोगों को ये भी बताते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज गेन है, वो जो किताब पढ़ने से आती है, और जो रिटेंशन आपके माइंड और ब्रेन में रहती है, वो मोबाइल से नहीं आती है, और लोग समझते हैं इस चीज़ को। जी। तो आपकी पूरी जर्नी जो रही, आपका पूरा जीवन कार्य जो रहा, उसको आप एक संदेश के तौर पर आजकल के युवाओं में क्या कहना चाहेंगे कि लाइब्रेरी कितनी इम्पोर्टेंट है? मैं पिछले 20 साल से लाइब्रेरीज बना रही हूँ, और जब मैंने 500 विलेजेस कवर करे हैं भारत के, जहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज बनाई हैं और लोगों को सक्षम किया है, चाहे वो स्किल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे बिहेवियरल चेंज है, लाइब्रेरीज बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि मोबाइल आपको ज़िंदगी की रोशनी और ज़िंदगी का रास्ता नहीं दिखाएगा। जो एक किताब पढ़ के आपको ज्ञान होगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो अपनी हायर एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ें। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जब आप एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी को इमर्ज करेंगे और यूज़ करेंगे, देन यू कैन राइज इन योर लाइफ। तो कैसे बदलाव लाएंगे लाइब्रेरी से आप युवाओं के लिए? युवाओं को सक्षम बनाने के लिए उनको एजुकेशन भी देनी है और उनको स्किल भी देनी है, और दोनों का अगर हम इंटीग्रेट करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, युवा ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो क्या ड्रीम है आपका?
मेरा ये ड्रीम है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। जो हमारे बच्चे आज 15 साल के हैं, 10 साल बाद वो 25 साल के होंगे, उनकी एजुकेशन भी पूरी होनी चाहिए। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ। और उनकी स्किल्स भी पूरी होनी चाहिए कि वो अपने आप में एक सक्षम, समझदार और सुशील युवा बन के आगे आएँ और भारत के लिए एक प्राउड लेकर आए अपनी ज़िंदगी से। तो जैसे हमने बाहर का कल्चर देखा है, वहाँ इंसान कहीं भी हो, ट्रेन में हो, कहीं भी बैठे हों, तो उनके हाथ में एक किताब होती है। तो आप कैसा देखना चाहेंगे भारत को? किताब तो मेरा फर्स्ट ड्रीम है। किताब तो होनी ही चाहिए। किताब के साथ अगर मोबाइल है तो वी डोंट माइंड। अगर खाली मोबाइल है फिर भी देयर इज़ अ नीड दैट कम्युनिटी शुड जॉइन हैंड्स टू ब्रिंग बुक्स एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पीपल। हर हाथ में एक किताब हर है। हाथ में एक किताब। और हम कैंपेन भी चलाते हैं कि जो बच्चा 100 किताबें अपनी लाइफ में पढ़ लेगा 8 साल से पहले हम उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं जो उसको मदद करता है अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और कुछ संदेश? मेरा संदेश यही है सबके लिए कि भारत में सब बराबर हैं अगर हम उनको एक नज़र से देखते हैं। और सबके लिए एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एनेबलमेंट, ये जो 3 ईज़ हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हमें हर एक को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने जीवन में पढ़े, सक्षम बने और भारत में कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि भारत हमारा देश है और हमें भारत को आगे बढ़ाना है। रीड इंडिया। रीड इंडिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।